नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को आगे कर पा रहे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आप लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और इसी आशाओं के साथ मैं लेकर के आ चुका हूँ सफलतागंज चैनल पर एक हिंदी का बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी की भाषा, उपभाषा और बोलियों के विषय में और किस अपभ्रंश से संबंधित है। यहाँ से आप देखेंगे परीक्षाओं को पीछे उठा करके, तो यहाँ से आपको लगातार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँचता रहे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो बात करते हैं हिंदी जो भाषा है इसकी आदि जननी कौन सी भाषा है, तो सभी लोगों को पता होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। संस्कृत जो होती है साथियों, वो हिंदी की आदि जननी है और संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा होती है। संस्कृत के बाद पाली आती है, पाली के बाद अपभ्रंश आती है, प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, फिर अवहट्ट आती है, फिर हिंदी आती है। और संस्कृत के भी साथियों दो पार्ट होते हैं, एक वैदिक संस्कृत होती है और एक मित्रों लौकिक संस्कृत होती है। एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। एक क्वेश्चन आया हुआ है पीछे एग्जाम में कि संस्कृत के कितने पार्ट होते हैं, तो दो होते हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत क्या होती है, तो जब वेदों को लिखते समय जिस संस्कृत का यूज कर रहे थे या जिस समय संस्कृत वेदों को लिखने में प्रयोग की जा रही थी, तो वो संस्कृत साथियों वैदिक संस्कृत कहलाती है। जबकि लौकिक शब्द का अगर अर्थ देखें तो ये बना हुआ है लोक शब्द से, जैसा कि आप लोग सुनते हैं लोकतंत्र, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो लोक का अर्थ होता है समाज, और जब समाज की कथाएं, कहानियां, किस्से जब किसी भाषा में लिखे जाते हैं, किसी भाषा के द्वारा लिखे जाते हैं, तो वो लौकिक हो जाती है। तो वैदिक में वेदों की रचना होती है और लौकिक में समाज की रचना होती है। जैसे रामायण राम के चरित्र पर लिखा हुआ होता है, महाभारत जो भी वहाँ के पात्र होते हैं, ये भी एक समाज की घटना होती है। और इसको जब हम लोग एक भाषा में लिखते हैं तो वहाँ की संस्कृत कहलाती है और वेदों वाली जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। और महात्मा बुद्ध जो होते हैं वो पाली भाषा से संबंधित होते हैं और जो प्राकृत है वो महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म। उसके बाद अपभ्रंश, तो अपभ्रंश का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। फिर आता है आपका अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आती है आपकी हिंदी। तो साथियों यहाँ पर हम लोग अपभ्रंश पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज होना। जो भाषा चली आ रही है उसमें बहुत सारा परिवर्तन होना और परिवर्तन होने के बाद कई सारी बोलियां निकलना, कई सारी उपभाषाएं निकलना। तो इसीलिए अपभ्रंश जो टॉपिक होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहीं सारी बोलियों की बात आती है, उपभाषाओं की बात आती है। तो बिना किसी लेट लपेट के, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन सा सेशन लेकर के आ गए हैं। तो भाई वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सौरसेनी अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश के विषय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो अपभ्रंश होता है वो सौरसेनी अपभ्रंश होता है और इसकी उपभाषा जो है राजस्थानी। अब हम जैसे बात करते हैं कि जो भाषाएं, उपभाषाएं या बोलियों के विषय में बात करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के विषय में। तो हिंदी भाषी जो बेल्ट होता है, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, वो अगर आप देखते हैं उत्तर में, तो उत्तर में आप देखते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्र जो यहाँ तक होता है, यहाँ तक हिंदी बोलते हैं। और दक्षिण में जाते हैं तो मध्य प्रदेश तक बोलते हैं और उसके नीचे दक्षिण में जाएंगे तो महाराष्ट्र में मराठी आ जाती है। बाकी आंध्र प्रदेश तमिल हो जाता है, यहाँ की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज। और अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो बिहार तक हिंदी बोली जाती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आते हैं तो पहुँच जाते हैं आप उड़ीसा, तो उड़ीसा में उड़िया हो जाती है, बंगाल में बंगाली हो जाती है और उधर जो सेवन सिस्टर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज होती हैं। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की बात आती है। तो राजस्थान में जो हिंदी बोली जाती है उसे राजस्थानी हिंदी बोलते हैं और राजस्थानी हिंदी के तहत कितनी बोलियां आती हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो भाई अगर बात की जाती है कि बोलियां कितनी हैं, तो कुल बोलियों की संख्या भाई 18 होती है। कई किताबों में 17 मिलता है, कई किताबों में 17 भी होता है। तो
मैं बताऊंगा वो क्यों 17 होता है, क्यों 18 होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान से, और राजस्थान की हिंदी राजस्थानी हिंदी कहलाती है। और यहाँ की हम बोलियों के विषय में बात करेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब हम बात करते हैं बोली की, तो बोली क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा बात को, उसको आप नोट कर सकते हैं कि बोली जो होती है किसी स्थान विशेष में या किसी लोकल क्षेत्र में, स्थान विशेष में बोली जाने वाली जो भी बोली होती है वो बोली कहलाती है। और बोली की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें कोई साहित्यिक रचनाएं, बड़ी बड़ी साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। और बोली के बाद फिर जो क्रम आता है वो आता है उपभाषा का। तो उपभाषा क्या होती है मित्रों, कि जब कोई रचना, कोई साहित्य, कोई ग्रंथ जब जिस भाषा में लिखा जाने लगे तो वो बोली से बढ़कर के फिर उपभाषा में पहुंच जाती है। और उपभाषा से फिर वो जब उसमें व्याकरण की जो त्रुटियां होती हैं उनको सुधार लिया जाए तो वही उपभाषा भाषा बन जाती है। तो हमारी भाषा क्या है, भाषा हमारी हिंदी है, उसकी उपभाषा राजस्थानी है, और उसकी कई सारी बोलियां हैं जो आपके समक्ष दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि राजस्थानी हिंदी की। तो राजस्थानी हिंदी की जो अपभ्रंश है वो सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। और इसमें बोलियां कौन कौन सी हैं, तो भाई सबसे पहले इसमें मारवाड़ी देखते हैं। तो मारवाड़ की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप राजस्थान का ये मैप देखते हैं, इसका ये वेस्ट एरिया हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो इसका जो सबसे वेस्ट वाला एरिया है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र होता है, अर्थात जो पाकिस्तान से टच होता हुआ क्षेत्र होगा। यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र पड़ता है, और इस मारवाड़ में जो हिंदी बोली जाती है वो मारवाड़ी हिंदी कहलाती है, जैसा कि आपको पहले पॉइंट पर दिखाई पड़ रहा है मारवाड़ी हिंदी। अब इसमें स्थान भी पूछ लेता है कहाँ की होती है मित्रों, तो आप ये बताएंगे कि मारवाड़ क्षेत्र है वो पश्चिम में है, तो ये पश्चिमी राजस्थान का है। जैसे पूछेंगे मारवाड़ी का संबंध कहाँ से है, पश्चिमी से, पश्चिमी राजस्थानी से, पूर्वी राजस्थानी से, उत्तरी राजस्थानी से या दक्षिणी राजस्थानी से। तो आप बेहतरीन ढंग से बताइएगा कि भाई मारवाड़ वेस्ट में है, पश्चिम में है, तो मारवाड़ी जो बोली निकलेगी वो पश्चिमी राजस्थानी है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो जयपुर या ढूंढाड़ी। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जयपुर जब आप देखेंगे, आप राजस्थान के मैप को देखते हैं तो जयपुर जो पड़ेगा वो इधर पड़ता है भाई, जो मैं यहाँ पर आपको टिक करके बता रहा हूँ, ये जयपुर यहाँ पड़ेगा, पूरा ये क्षेत्र हो गया राजस्थान का। और यहाँ पर पड़ता है जयपुर। तो जयपुर पूरे ओवरऑल अगर हम राजस्थान के नक्शे की बात करें तो ये मोटा माटी पूरब में पड़ता है, इसलिए जयपुर की जो बोली होती है वो पूर्वी कहलाती है, पूर्वी राजस्थानी हो जाती है। और मेवाती की अगर हम बात करें तो मेवात जो होता है साथियों वो हरियाणा और जो राजस्थान का बॉर्डर होता है, यहाँ वाला क्षेत्र जो होता है ये मेवात कहलाता है। और अभी आपने पीछे कुछ समय पहले देखा होगा मेवात में जो दंगे हुए थे, एक शोभा यात्रा पर जो अटैक हुआ था, पथराव हुआ था, वो मेवात क्षेत्र में हुआ था। और मेवात के एक इतिहास में करेक्टर होता है हसन गंगू मेवाती करके, तो जो महाराणा प्रताप की सेना से लड़ा था। तो वहाँ जो क्षेत्र पड़ता है मेवात, तो मेवात में इस क्षेत्र में जो बोली जाएगी वो मेवाती कहलाती है। और ये कहाँ पड़ेगी भाई, ये उत्तर में पड़ेगी। तो उत्तर मतलब यही आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र हो गया, ये राजस्थान और हरियाणा का टच करता हुआ क्षेत्र ये उत्तर का हो गया। तो ये हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका उत्तरी। उसके बाद मालवी की बात करते हैं तो आप मालवा का पठार देखेंगे, तो मालवा के पठार जो हम राजस्थान की बात करेंगे तो इसके दक्षिण में पड़ता है, और ये एमपी गुजरात का क्षेत्र लेते हुए होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर पड़ रहा है पठार ये मालवा वाला। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं मालवी। और यहाँ पर पांचवी क्यों बोली जाती है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा जयपुरी या ढूंढाड़ी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब कई किताबों में ढूंढाड़ी को अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाती हैं। जब ढूंढाड़ी को अलग कर लेते हैं तो 4 बोलियों की जगह 5 हो जाती हैं। और फिर बताते हैं कि राजस्थान की जो बोलियां हैं वो 5 होती हैं। बात को समझ पा रहे होंगे भाई। देखना है कि मारवाड़ सबसे पश्चिम का है, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी हो गई। उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो मालवा पड़ेगा, यहाँ की मालवी हो जाती है। आप जाएंगे पूर्व में तो जयपुर पड़ता है, जो कि राजस्थान की राजधानी होती है, तो जयपुरी हो जाती है। मेवात जो होता है वो उत्तर में पड़ता है, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर, तो वहाँ पर मेवाती हो जाती है। तो इस तरीके से इसको देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा अपभ्रंश होता है, जो साथियों दूसरा अपभ्रंश होता है वो फिर सौरसैनी अपभ्रंश होता है, फिर से सौरसैनी अपभ्रंश होगा, और ये होगी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इस चीज़ को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान किस तरीके से आप रखेंगे इसका। तो भाई जब आप हिंदी बेल्ट को मान लेते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है वो हिंदी
बेल्ट है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, जब यूपी को देखते हैं आप तो यूपी मेन होता है हिंदी भाषी क्षेत्र, और जब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये पूर्वी हिंदी कहलाता है भाई। मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है ये पूर्वी हिंदी हो गया, और यूपी का जो वेस्ट वाला क्षेत्र है ये पश्चिमी हिंदी कहलाता है, और ये बुंदेलखंड तक लगता हुआ यहाँ तक, और इधर वाला क्षेत्र होता है बघेलखंड कहलाता है, ये बघेलखंड हो जाता है, और ये बुंदेलखंड हो जाता है। और इधर साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान हो जाता है, यहाँ की राजस्थानी हिंदी हो गई, ये पश्चिमी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी, और इसके इधर बढ़ते हैं तो ये हो जाती है भाई बिहारी हिंदी, और इसके ऊपर जो पहाड़ों में थोड़ी सी हिंदी बोली जाती है वो पहाड़ी हिंदी। तो भाई नॉर्थ में होती है पहाड़ी हिंदी, और ये आपको बिहार पता है, यहाँ बिहारी हिंदी, ये राजस्थान राजस्थानी हिंदी, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश होता है तो ये पूर्वी हो जाती है, और ये पश्चिमी हो जाती है। इस तरीके से आप मैप को समझेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना कि जहाँ से हमने ये लाइन बनाई है मिडिल वाली, नॉर्थ और साउथ वाली, इधर के जितना भी आप वेस्ट में जाएंगे तो इधर में सारा क्या होगा, अभ्रंश पूछा जाएगा तो सौरसैनी अभ्रंश। जैसे आपने राजस्थान की बात की तो ये आपको राजस्थान दिख रहा है, यहाँ का अभ्रंश सौरसैनी हुआ। उसके बाद पश्चिम में आए तो पश्चिम का हुआ सौरसैनी। तो भाई इस लाइन से जो नॉर्थ टू साउथ, ये हमने जो एक लाइन खींची है, इसके जितना भी वेस्ट में जाएंगे अभ्रंश कौन सा है, सौरसैनी अभ्रंश है। इस बात को ध्यान रखना है। और आगे जैसा कि मैं बताता रहूँगा आपको किस तरीके से याद रखेंगे इस चीज़ को। तो अब भाई आगे देखते हैं। तो भाई सौरसैनी अभ्रंश होता है, और हमने बात की इसकी पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी किस अभ्रंश से निकली है, सौरसैनी अभ्रंश से निकली है। अब इसमें कौन कौन सी बोलियां होती हैं, तो हम बोलियों की बात करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये लाइन जब हमने खींची है और इसका ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी हिंदी हुआ, तो इस पश्चिमी हिंदी में, और ये वाला पूर्वी हो गया, ठीक है, ये पूर्वी ये पश्चिमी। पश्चिमी सबसे नीचे का हिस्सा एमपी और यूपी का जो टच करता हुआ बॉर्डर का हिस्सा है वो कहलाता है बुंदेलखंड। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा एक कविता कि बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी कहाँ पड़ता है भाई, यूपी का सबसे दक्षिण वाला एरिया हो जाता है, हमीरपुर बांदा महोबा ये सारा जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड कहलाता है। तो पहली बोली निकलती है यहाँ से बुंदेली। बुंदेल के बाद इधर आएंगे आप, ये क्षेत्र होता है कानपुर और कन्नौज ये क्षेत्र, तो यहाँ से एक बोली निकलती है कन्नौजी। उसके बाद आगरा मथुरा जाते हैं, ये क्षेत्र होता है आगरा मथुरा का। तो जानते हैं कि मथुरा में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी पर बहुत बेहतरीन से छंद लिखे हैं, और किस भाषा का उपयोग किया तो ब्रज भाषा का। तो भाई ये बुंदेली, ये कन्नौजी, और ये हो जाती है आपकी ब्रज। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब बढ़ते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ गाजियाबाद हापुड़ इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ की बोली हो जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, और इसका एक नाम सरहिंदी भी होता है। याद कर लेना, इसको नोट कर लेना आप लोग, सरहिंदी। अगर लिखने में ना समझ में आ रहा हो तो आप सुनिएगा। कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, सरहिंदी भी कहते हैं, और हिंदुस्तानी भी कहते हैं। ये इसके उपनाम होते हैं। सरहिंदी बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता है अब नंबर आ जाए है पूछने का। हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी कौन सी है, कौरवी है। कौरवी, खड़ी बोली, सरहिंदी एक ही नाम होते हैं। तो ये क्षेत्र हो गया। उसके बाद जब यूपी के ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हरियाणा से टच करता हुआ क्षेत्र, अर्थात हरियाणा में बोली जाने वाली हिंदी हरियाणवी कहलाती है, और इसका उपनाम जो बांगरू लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि बांगरू किस उपबोली का नाम है या बोली का नाम है। तो वहां पर ऑप्शन आपको देगा बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, कौरवी, ऐसे ऑप्शन देगा, या हरियाणवी देगा। तो हरियाणवी का दूसरा नाम साथियों होता है बांगरू। और एक चीज़ ध्यान देना कि भाई जो हमने ये लाइन खींच रखी है इसका जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है ये बुंदेलखंड है, और इसका यहाँ जब हम पूर्वी तरफ बढ़ते हैं इस लाइन के पूर्व में आते हैं, ईस्ट में आते हैं, यहाँ का जो दक्षिणतम है ये बघेलखंड कहलाता है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी आप समझ रहे हैं और यूपी को समझ रहे हैं तो ये आप जानते हैं कि झांसी वाला क्षेत्र बुंदेलखंड है, और ये कहाँ पड़ता है भाई, तो ये दक्षिण है, और दक्षिण में भी अगर देखा जाए तो दक्षिण वेस्ट हो जाता है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम हो जाता है। और इधर का बुंदेलखंड की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व हो जाता है। तो भाई अब यहाँ पर हम देखें तो हरियाणवी हो जाती है, तो यहाँ पर 5 बोलियां हो जाती हैं, तो 5 टोटल ये होती हैं, और इसमें 5 जब मानते हैं तो टोटल 10 हो जाती हैं।
और ये पश्चिम का पूरा क्षेत्र समाप्त हो जाता है, ये पश्चिमी हिंदी का और इधर राजस्थानी का। ये राजस्थानी हमने बताया और ये बताया हमने पश्चिमी हिंदी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं अर्धमागधी। उसके बाद देखते हैं आप अर्धमागधी। तो अर्धमागधी में थोड़ा सा ध्यान देंगे। अर्धमागधी, तो अभी जो हमने एक मैप आपको बनाया कुछ मोटा माटी, तो जैसे ये लाइन हमने बनाई, ये पश्चिमी हिंदी हो गई, ये राजस्थानी हिंदी हो गई, ये पूर्वी हिंदी, और ये हो जाती है आपकी बिहारी हिंदी। तो भाई बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में था मगध, और मगध का जो अपभ्रंश था वो मागधी अपभ्रंश होता है। और इसके जब हम थोड़ा सा पश्चिम में आते हैं अर्थात पूर्वी हिंदी में, तो पूर्वी हिंदी का जो अपभ्रंश होता है वो आर्धमागधी होता है। पूर्वी हिंदी का आर्धमागधी है और बिहारी हिंदी का मगधी है। आप जानते हैं कि बिहार में मगध था, तो जो मगध में था तो वहाँ पर कंप्लीट मगध होगा, मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। और पूर्वी अगर बात करें, पूर्वी हिंदी अर्थात लखनऊ के जो भी क्षेत्र है पड़ोस का, वहाँ के जिलों को बोलते हैं पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी का जो था वो अर्धमगधी था। याद रखना भाई, यहाँ पर मगधी है और यहाँ पर अर्धमगधी है। यहाँ पर सौरसैनीय अपभ्रंश है, यहाँ पर भी सौरसैनी। तो इस लाइन से जितना पीछे जा रहे हैं आप, सौरसैनीय अपभ्रंश है, यहाँ पर मगधी है और यहाँ पर अर्धमगधी है। मगध याद रखना कि मगध जो था, नंद वंश का शासन मगध से ही होता था। तो आप याद रखेंगे कि कहाँ से करते थे नंद वंश के शासक शासन, तो आप कहते थे मगध से, और मगध कहाँ था, बिहार में। तो बिहार की मागधी और जो पूर्वी हिंदी है उसकी अर्धमागधी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश आप क्या बताएंगे भाई, तो अर्धमागधी है। इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, तो यहाँ पर याद रखना ABC। ABC आप याद रख सकते हैं। ए से क्या होगा, अवध, अवधि हो जाएगी। अवध क्षेत्र में आपका लखनऊ आ जाता है, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव, ये कुछ क्षेत्र जो होता है। और यहाँ की बोलियां जो है वो ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी आप देखते हैं तो जब यूपी के पश्चिम में आते हैं, सॉरी पूर्व में आते हैं, पूर्व और दक्षिण में, तो यहाँ छत्तीसगढ़ मिलता है, और छत्तीसगढ़ में जो हिंदी बोली जाती है वो छत्तीसगढ़ी हिंदी कहलाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई अवधि को अन्य किस नाम से जानते हैं, बड़ा आसान से होता है। पूर्वी हिंदी में ABC याद कर लेंगे, एक सीक्वेंस हो जाता है, तो बेहतरीन ढंग से याद कर पाएंगे अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे हम बात करते हैं तो अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अवधि को कोसली और बैसवाड़ी नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अवधि के अन्य नाम क्या हैं, तो अवधि को कौशली और बैसवाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि अवध क्षेत्र में कौशल जो था, कौशल जनपद अयोध्या वाला कहलाता था। तो यहीं पर मतलब अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद ये सारा क्षेत्र होता है, ये अवध कहलाता है। और अवध प्रांत को पहले कौशल भी कहते थे, तो यहाँ की बोली कोसली भी कहलाएगी। और यही उन्नाव में आप देखते हैं बैसवाड़ा पड़ता है, तो वहाँ से इसका एक उपनाम मिल जाता है बैसवाड़ी भी। बाकी अगर पूछ लेता है खल्लाटी, खलटाही किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का एक अन्य नाम होता है खलटाही भी। तो ये उपनाम भी याद रखेंगे, उपनाम भी आपको याद रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं तो भाई आ जाते हैं कहाँ पर, मागधी। मागधी कहने का मतलब क्या हुआ, तो बिहारी हिंदी हो गया। मगधी कहने का मतलब बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी का अपभ्रंश हुआ भाई मागधी, और पूर्वी हिंदी का हुआ अर्धमागधी। है दोनों में ही मागधी, परंतु पूर्वी में अर्धमागधी और बिहारी हिंदी में कंप्लीट मागधी है। अब यहाँ पर कौन कौन सी बोलियां हैं, तो जैसे कि हमने ये लाइन आपको बताई, ये पूर्वी हिंदी हुई और ये हुआ बिहारी हिंदी, ये बिहारी हिंदी है। तो बिहारी हिंदी में जो ये वाला क्षेत्र है, यूपी और बिहार का जो बॉर्डर वाले जिला है, वहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी। और भोजपुरी भाषा जो है, सॉरी बोली जो है, इसका जो जन्म हुआ है, तो यहीं पर बिहार में गांव पड़ता है भोजपुर। तो भोजपुर से निकल के आई है और उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया भोजपुरी। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार में, तो ये वाला क्षेत्र हो गया क्या भाई, भोजपुरी वाला। उसके बाद मगही की बात करें, तो मगही जो गया के पास का क्षेत्र है, गया पटना, इधर का जो क्षेत्र है ये मगही कहलाता है। और मैथिली की बात करें तो जानते हैं कि मिथिला नरेश कौन थे, जनक थे, और ये नेपाल थे। तो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर होता है ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर भाई मैथिली बोली जाती है।
ये ऊपर वाली मैथिली हो गई, ये मगही हो गई, और ये भोजपुरी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भोजपुरी गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा बेहतरीन ढंग से। तो याद रखेंगे भाई, भोजपुरी यूपी और बिहार का बॉर्डर, और मिथिला मैथिली से आप इसको देखेंगे तो ये होगा नेपाल और बिहार की तराई वाला क्षेत्र जो हो गया। उसके बाद जो मिडिल का क्षेत्र बचता है वो हो जाता है मगही, मगधी और मगही, मगधी और मगही। यहाँ से याद रखेंगे मगधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी। और मगधी अपभ्रंश से 4 भाषाओं का विकास हुआ है, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अब जैसे अगर आपसे पूछ लेता है, बहुत महत्वपूर्ण सा ये फैक्ट होता है, पूछा जाएगा जब आपसे कि मगधी अपभ्रंश से अन्य किन भाषाओं का विकास हुआ है, तो बिहार तो हुआ ही है, क्योंकि बिहारी हिंदी जो है वो मगधी से है। परंतु हम लोग जैसे बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी को ना लेते हुए अगर अन्य भाषाओं की बात करें, तो जितना भी आप पीछे जाएंगे बिहार से पीछे, तो बंगाल, बंगाल में जो बोली है भाषा है बंगाली हो गई। थोड़ा सा नीचे आएंगे उड़ीसा पड़ जाएगा, उड़िया हो जाएगी। ऊपर जाएंगे थोड़ा सा असम पड़ेगा, और वहाँ की असमिया हो जाएगी। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, इनका अपभ्रंश क्या है, तो इनका भी भाई अपभ्रंश क्या है, मागधी अपभ्रंश ही है, मागधी अपभ्रंश ही होता है। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं खस अपभ्रंश आता है। खस अपभ्रंश ये पहाड़ी हिंदी का होता है, मतलब पहाड़ों पर जो हिंदी बोली जा रही होती है उसका अपभ्रंश क्या है, खस अपभ्रंश होता है। और खस अपभ्रंश भी साथियों सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। खस अपभ्रंश भी सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, कि पूछता है कौन सा अपभ्रंश सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित है, तो आप बताएंगे खस अपभ्रंश जो है पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश है, और ये सौरसैनी से प्रभावित है। और इसमें कौन कौन सी बोलियां होती हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 2 ही होती हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। इसमें एक तीसरी भी दे रखा है नेपाली। मतलब कि कुमानी, जब आप देखेंगे इसको तो यहाँ पर जो कुमायूं की पहाड़ियाँ पड़ेंगी, कुमायूं क्षेत्र पड़ेगा तो कुमायूनी हो जाती है, गढ़वाल पड़ेगा तो गढ़वाली हो जाती है, और जो नेपाल में हिंदी बोली जाती है वो नेपाली हो जाती है। तो मुख्य है इसमें कुमायूनी और गढ़वाली, कुमायूनी और गढ़वाली। और जो छठा आप देख रहे हैं कि ब्रांचड़ अपभ्रंश, ब्रांचड़ अपभ्रंश क्या होता है, तो ब्रांचड़ अपभ्रंश भाई अगर हम भारत के बाहर की बात करें, तो अपभ्रंशों से ही क्या हुआ है, भाषाओं का विकास हुआ है। तो हम जब बात करते हैं पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी के बाद जब आप जाते हैं इधर वाले क्षेत्र में, तो ये सिंध क्षेत्र कहलाता है। तो इस सिंध क्षेत्र में किस अपभ्रंश का प्रयोग होता है, तो ये लिखा हुआ है ब्रांचड़ अपभ्रंश, ब्रांचड़ अपभ्रंश। पूछा जाए कभी सिंध, सिंध जो है, सिंध की सिंधी जो बोली है वो किस अपभ्रंश से प्रभावित है, तो ये सिंध क्षेत्र देखते हैं, पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो होता है, पाकिस्तान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो सिंध कहलाता है। और ये किस अपभ्रंश से प्रभावित है साथियों, तो ये प्रभावित होता है ब्रांचड़ अपभ्रंश से। बाकी एक अपभ्रंश होता है पैसाची, पैसाची अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, तो पैसाची से भाई पंजाबी, याद रखेंगे पैसाची और पंजाबी। पंजाबी बोली का भाषा का अपभ्रंश कौन सा है, तो पैसाची है, पंजाबी का पैसाची, पंजाबी का पैसाची। तो याद रखेंगे पैसाची और पंजाबी। तो ये हो जाती हैं भाई बोलियां, इसको विशेष करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एक और बेहतरीन सा शानदार सा टॉपिक लेकर के आते हैं आप लोगों के समझ। इसी में हमने इसको ऐड किया है, और बेहतरीन सा शानदार सा टॉपिक है। और ये मेरा अनुमान है कि इस बार यहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे, क्योंकि पीछे परीक्षाओं को हमने जितना भी देखा है, तो पहली परीक्षा जब कांस्टेबल की हुई 18-19 वाली हुई, वहाँ पर रचनाओं पर फोकस किया गया। और रचनाओं के बाद जब जेल वार्डन की परीक्षा होती है तो इसमें पूछा जाता है भाई, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान पूछा जाता है। और मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन भी पूछे जाएंगे। तो इसको याद रखना है कि पहला कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किस शहर में हुआ था, क्योंकि हिंदी भाषी 6 जो देश हैं पूरे विश्व में, उसी में एक सम्मेलन बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई जो हिंदी के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए विश्व भर के देशों में जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ पर सम्मेलन होते रहते हैं। तो पहला जो सम्मेलन होता है साथियों कहाँ होता है, वो नागपुर में होता है। तो नागपुर आपको पता है भारत में है, कब हुआ था भाई ये, 1975 में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में हुआ मित्रों, तो नागपुर में हुआ। और कहाँ, भारत में, तो देश आपको पता है। उसके बाद जो दूसरा होता है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तो साथियों 76 में हुआ, या 96 में हुआ।
और ये मॉरिशस देश होता है, और पोर्ट लुइस में हुआ, और देश हुआ साथियों इसका मॉरिशस। तो याद रखना नागपुर पोर्ट ऐसे याद रखेंगे, नागपुर पोर्ट, पोर्ट लुइस मॉरिशस। क्योंकि मॉरिशस में भी क्या होता है, हिंदी बोली जाती है भाई, भोजपुरी वाली हिंदी बोली जाती है। उसके बाद फिर देखेंगे तीसरा कब होता है, तो तीसरा भाई हुआ 83 में। 75, 76 और 83, 75, 76, 83, 93, इस तरीके से याद कर लेंगे। 75, 76, 83, 93, 75, 76, 83, 93। और पहला नागपुर, फिर पोर्ट लुई नई दिल्ली, भारत मॉरिशस भारत। तो यहाँ पर भी आप सीक्वेंस देख रहे हैं, भारत मॉरिशस 4 में सीक्वेंस देख रहे हैं। तो तीसरा नई दिल्ली में हुआ, भारत में हुआ। तो नई दिल्ली जब मैं बताऊंगा तो आपको देश बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मतलब मुझे नहीं होगी, आप समझ जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। उसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको, तो देखते हैं भाई चौथा कहाँ हुआ। तो चौथा फिर कहाँ होता है, पोर्ट लुई और मॉरिशस। तो बड़ा आसान से हुआ भाई, याद करना, भारत मॉरिशस। और सन की बात करें तो 75, 76, 83, 93, 75, 76, 83, 93। पहले बार जो होता है पहला दूसरा में बस नेक्स्ट ईयर होता है। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ का जो होता है वो 10 साल का डिफरेंस हो जाता है। तो 75, 76, 83, 93, नागपुर पोर्ट लुई, नई दिल्ली पोर्ट लुई। अब इसमें से याद रखना है भाई, देश के नाम कहाँ कहाँ पर हुए हैं, तो देश में भारत मॉरिशस। तो 4 तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अब इसके शहर भी याद रखना है, तो पहला नागपुर में, और बाकी मॉरिशस में होंगे तो यही होंगे, पोर्ट लुई में होंगे। और तीसरा जो भारत में हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। तो नागपुर, पोर्ट लुई, नई दिल्ली, पोर्ट लुई। देश की बात करें तो भारत मॉरिशस। और सन की बात करें तो 75, 76, 83, 93। इसको 4-6 बार आप रिवाइज करेंगे, बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद साथियों पांचवा हम देखते हैं। तो पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ होता है भाई, ये होता है ट्रिनिडाद और टोबैगो। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। अब हिंदी बोली जाएगी तभी यहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। और वैसे भी हम लोग की हिंदी मातृभाषा है, तो हम लोग भी बढ़ाएंगे। और जो लोग हिंदी को मानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जहाँ की हिंदी है भाषा, वहाँ पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने के लिए विश्व सम्मेलन हुए। तो भाई जो पांचवा होता है पोर्ट ऑफ स्पेन, इसका सिटी का नाम होता है, और जो देश का नाम होता है ट्रिनिडाद और टोबैगो, इसको याद रखेंगे। उसके बाद भाई छठा जो होता है वो, छठा होता है वो लंदन में होता है। और लंदन जब कहा जाएगा तो आप यूके, आपको पता है यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और सन की बात करें तो 75, 76, 83, 93, 96, 99, 75, 76, 83, 93, 96 और 99। उसके बाद जब हम सातवें की बात करते हैं तो सूरीनाम भी हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर हिंदी बोलने वालों की संख्या होती है। और इसका जो सिटी होता है वो आप देख पा रहे हैं, पारामारिबो होता है, और 2003 में होता है। उसके बाद फिर आप देखते हैं आठवां देखते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, और न्यूयॉर्क शहर। तो न्यूयॉर्क जब कहा जाएगा तो आप समझ जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, यहीं पर हुआ। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, तो जो नवा होता है, नवा विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में होता है, और दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। बहुत लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सन की बात करें तो 75, 76, 83, 93। उसके बाद 96, 99, 75, 76, 83, 93, 96, 99। उसके बाद 2003, 2007। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आगे हम बात करते हैं 10वां जो सम्मेलन होता है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, ये भोपाल में होता है, फिर से भारत में होता है। और भोपाल भारत 10वां जो होगा वो भोपाल भारत। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद 11वां की बात करें तो 11वां कहाँ हुआ भाई, पोर्ट लुई, फिर मॉरिशस। तो मॉरिशस में जहाँ भी हुआ है तो मॉरिशस में एक ही सिटी में हुआ है, वो कहाँ हुआ है भाई, पोर्ट लुई। जबकि भारत में पहला नागपुर में हुआ, और दूसरा भाई नई दिल्ली में हुआ, और तीसरा भोपाल में हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट अभी रिसेंटली हुआ है 2023 में, 2023 में 1 साल पहले हुआ है, वो हुआ है फिजी में। फिजी में क्योंकि क्या होता है भाई, हिंदी भाषी क्षेत्र होता है, हिंदी बोलने वालों की संख्या ठीक ठाक होती है। ये किस नंबर को होता है, तो 12वें नंबर को होता है, और ये नांदी में हुआ, और फिजी 2023। तो भाई इसको आप रिवाइज करके जब अवश्य जाएंगे, 12 ही होते हैं, इसको मतलब 5 से 12 जब आप पढ़ लेंगे
तो आपको रट्टा के तरीके से भले ना याद हो, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद हो जाएगा कौन सा कहाँ था। तो यहाँ से भाई प्रश्न बनने की संभावना है, एक प्रबल संभावना है। उस संभावना में मैंने देखा कि पीछे परीक्षाओं में किस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं एग्जाम को। पहले रचनाएं पूछी, रचनाओं के बाद थोड़ा और रचनाओं को जब टफ किया तो साहित्य अकादमी पूछ लिया, ज्ञानपीठ पूछ लिया, और टफ किया तो व्यास सम्मान पूछ लिया, सलाहकार पुरस्कार पूछ लिया, सम्मान पूछ लिया। और मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन हो, जैसा कि पीछे एसआई परीक्षा में यहाँ से एक एक क्वेश्चन कई सारी सीटों में देखने को मिला था। तो भाई इसको विशेष करके याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन में भी हो सकता है। और यहाँ से भाई बोलियों से तो एक क्वेश्चन 110% होगा। तो इसी क्रम में आप लोग इसको याद करके जाएंगे और बेहतरीन ढंग से परीक्षा को दे करके आएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद फिर से एक बार, और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे हम लोग एक शानदार सेशन लेकर के अगली वीडियो में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।